अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज़ा और सेहत और मैं हूं आपकी होस्ट आयशा शकूर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जनाब लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आते हैं जिसमें हमारे साथ डिफरेंट हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो आपको ज़बरदस्त किस्म की टिप्स देते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जितने भी हमारे अस्थमा के पेशेंट्स हैं और उसी के साथ साथ जिन लोगों को सांस का मसला है वो किस तरह से रमज़ान में अपनी रूटीन को सेट करें। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फ़रा सादिक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा गुजरा आपका रमज़ान? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा। ज़बरदस्त। डॉक्टर फ़रा ये बताएं कि जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट्स की पहले बात कर लेते हैं, रोज़े की हालत में भी उनको बहुत सांस का इशू हो जाता है, तो उनको फिर क्या करना चाहिए इसके लिए? अस्थमा के जो पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे जो रमज़ान है वो इस मौसम में स्टार्ट हुआ है कि पोलन्स का सीज़न है। बिल्कुल, बाहर का मौसम है और पोलन्स जो है वो हर तरफ बिखरे हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो सीज़न है टफ होता है जो एस्थमा के पेशेंट हैं, ये एलर्जी प्रोन है। अच्छा, एस्थमा में भी कुछ लोग होते हैं जो फ्रैंक एस्थमा के पेशेंट हैं जिनको कि सांस उनका ख़राब होता है, साथ सीटियाँ बोलती हैं, साथ सीने में जकड़न होती है और खांसी आती है। लेकिन मेरे पास कुछ इस तरह के मरीज़ भी आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ खांसी के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं और वो खांसी बहुत ट्रबलसम है। वो खुश्क खांसी होती है और खांस खांस के जो है उनके सीने में दर्द शुरू हो जाती है और उनसे बात तक नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा एक ट्रबलसम चीज़ है। तो अब रोज़े भी ज़ाहिर है रखने हैं उन्होंने, तो उसमें मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बेस्ट ये चीज़ होती है कि ऐसी दवाई ली जाए जो कि डायरेक्टली आपकी सांस की नालियों में जाए और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो, क्योंकि जितनी भी गोलियाँ या सिरप्स हैं इस मद में एज़मा के ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने पहले जो है वो मैदे में जाना है, फिर अंतड़ियों में जाना है और फिर वहाँ से खून में जज्ब होना है। अब जब वो खून में जज्ब होगा तो उसने हर ऑर्गन या एज़ा के ऊपर एक्ट करना है। बिल्कुल, मतलब लंग्स के ऊपर तो वो करेगा ही करेगा, एंड में करेगा जाके, लेकिन उसने जाके दिल पे भी असर करना है, उसने जाके मैदे पे भी असर करना है, उसने और जगहों पे भी असर करना है। तो उनके मुज़र असरात जिसको साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं बहुत ज़्यादा, और सबसे जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, सबसे आम साइड इफ़ेक्ट ये है कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जब कॉन्टिन्यूसली आप खांस रहे होते हैं तो आपकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। नहीं, वो खांसी के अलावा जो दवाइयाँ इस मद में इस्तेमाल होती हैं जो कि सांस की नालियों को फैलाने के लिए हम देते हैं ताकि आराम से वो सांस ले सकें और खांसी ना आए, उनका एक साइड इफेक्ट ये है कि वो हार्ट के ऊपर एक्ट करती हैं और दिल की धड़कन जो है वो तेज कर देती हैं, जो कि बहुत ट्रबलसम है। और ये उन दवाइयों के साथ ज्यादा होता है जो गोलियां हैं या जो शरबत है, क्योंकि उन्होंने खून में जाना है और खून से फिर उन्होंने लंग्स के साथ साथ बाकी जगहों के ऊपर भी एक्ट करना है। तो इस समझ में ये होता है कि नेबुलाइजर, आपने आजकल हमारे नाजरीन ने भी ये सुना होगा कि वो एक मशीन होती है और उसके अंदर एक चेम्बर होता है, उसके अंदर आप वो दवाई डाल लेते हैं और उसको फिर मास्क के जरिए जो है वो आप उसके जो बुखारात होते हैं उसको इनहेल कर लेते हैं। तो वो जो इनहेल्ड बुखारात होते हैं वो डायरेक्टली उन्होंने आपकी सांस की नालियों में जाना है। उन्होंने खून में जज़ब नहीं होना, उन्होंने दिल पे नहीं जाना असर करना, मैदे पे नहीं जाना या बाकी अज़ा पर नहीं असर करना। वो डायरेक्टली चूंकि वहां पे जाते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते और साथ उनकी 100% एफिकेसी है, क्योंकि उन्होंने सारी की सारी दवाई ने सांस की नाली में जाना। जब सांस की नाली फैल जाएगी तो ऑब्वियसली उनका सांस बेहतर हो जाएगा, उनको खांसी जो है वो कम होगी। प्लस उस दवाई में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सांस की नालियों में जो सोजिश हुई होती है दमे के मरीजों में, उसको भी जो है ना वो कम। तो ये इन्फ्लेमेशन की क्या वजह होती है? सांस की नाली में इस तरह सोजिश क्यों हो जाती है? उसकी वजह ये होती है कि मैंने आपको बताया कि जो एस्थमा है उसकी मोस्ट कॉमन कॉज होती है एलर्जी। पोलन है या डस्ट है या कोई पेट एनिमल आपका है या परफ्यूम है, हमें नहीं पता। एक आदमी को, एक इंसान को बहुत सारी चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है कि 3-4 चीज़ों से इकट्ठी हो, और ये भी हो सकता है कि उसको किसी एक चीज़ से एलर्जी हो। जब उस एलर्जन ने अंदर सांस की नाली के अंदर जाना है तो आपके बॉडी के जो दिफाई निज़ाम है कि वो उस एलर्जन को यानी उस नुकसानदेह चीज़ को बाहर निकालें, वो सारे एक्टिव हो जाएं। अच्छा, वो जो दिफाई निज़ाम है वो क्या है? सांस की नालियों का तंग हो जाना, ताकि वो अंदर ना जाए। वो जो डैमेजिंग पार्टिकल है जिसको हम एलर्जन कहते हैं, जो मिट्टी हो सकती है, जो कोई पेट का हेयर हो सकता है, जो पोलन हो सकता है, जिससे भी उसको एलर्जी है, वो अंदर ना जाए। सांस की नाली तंग हो जाएगी, जब वो तंग हो जाएगी तो आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी। फिर उसके बाद जो सांस की नाली की जो लाइनिंग है या इसकी जो वॉल है उसको वो इरिटेट करेगी। जब वो इसको इरिटेट करेगी तो उससे बहुत सी रतूबतें खारिज होंगी। वो रतूबतों का मकसद यही होता है कि वो उस पार्टिकल को ट्रैप करके
बाहर निकाल दें। लेकिन वो जब रतूबतें आएंगी तो बलगम प्रोड्यूस होगी, खांसी आएगी। खांसी भी एक दिफाई निजाम है। खांसी का मकसद ये है कि वो रतूबतों के साथ वो जो गंदी चीज अंदर गई है उसको बाहर निकाला जाए। तो बेसिकली ये सारा आपका दिफाई निजाम है। लेकिन मरीज इससे ऑब्वियसली तंग होता है, क्योंकि सांस की नाली जब तंग होगी है वो दिफाई निजाम ताकि वो आगे ना जाए, तो उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी, छाती में जकड़न होगी, और साथ जब वो रतूबतें सिक्रीट होंगी और साथ खांसी आएगी कि उसको बाहर निकाला जाए, तो भी मरीज को दिक्कत होगी। तो ये दवाई जो बेसिकली हम देते हैं, इसका मकसद यही होता है कि सांस की नाली को फैला दे और वो जो रतूबतें हैं और जो सोजिश है उसको कम कर दिया जाए। तो नेबुलाइजर बेस्ट है इस जमन में, और उसकी 100% एफिकेसी है। यानी एज कम्पेयर टू, मैं अपने सारे नाज़रीन को कहूंगी कि खुदारा ये कफ सिरप्स या गोलियों से बाहर आए, क्योंकि इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं और उसकी रिजल्ट्स 100% नहीं है। अच्छा, यानी हम तो मोस्टली यही करते हैं कि अगर हमें खांसी हो रही है हम कफ सिरप ले लेते हैं, तो वो उस तरह से उसके साइड इफेक्ट्स बहुत साइड इफेक्ट ज्यादा है, उसके जो 100% उसकी एफिकेसी भी नहीं है ना, वो मतलब उसका 50% आपको रिजल्ट मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली नहीं। तो नेबुलाइजर जो एलर्जी प्रोन इंडिविजुअल्स हैं, आई वुड रिकमेंड कि 2500 से 5000 तक की रेंज का एक नेबुलाइजर आ जाता है, और वो अपने घर में वो रख लें, और वो सुबह सहरी में उसको यूज कर सकते हैं और अफ्तारी में बड़े आराम से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वो नाजरीन जो कि नेबुलाइजर नहीं रख सकते, उनके लिए दूसरी ऑप्शन है इनहेलर, बिल्कुल, जिसको आम इस्तेलाह में जो हमारे जो गांव के लोग हैं या जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं, पंप कहते हैं जी। तो वो पंप ये होता है कि उसका एक हिस्सा होता है जो मुंह में जाता है और दूसरा हिस्सा आपने उसको प्रेस करना होता है। तो वो जो है जब आप उसको ऐसे पहले हिलाते हैं, उसको शेक करते हैं, और उसके बाद आपने मरीज को ये कहना होता है कि अपना सांस बाहर निकाले। ठीक है, बाहर निकालने के बाद उसके बाद उसने वो माउथ पीस अंदर रखना है और अपनी इनहेलेशन यानी जो वो अंदर सांस लेगा उसके साथ दवाई को भी उसने अंदर खींचना है। यानी पहले आपने प्रॉपर तरीके से एक्सहेल करना है, उसके बाद आपने प्रेस करना और इनहेल कर लेना है, उस दवाई को अंदर खींचना है, और 10 से 15 सेकंड जितना भी आप सांस रोक सकते हैं, उस दवाई को खींचने के बाद आपने सांस रोकना है ताकि वो दवाई मैक्सिममली अंदर रहे। उसके बाद आपने सांस बाहर निकालना है, और उसके बाद जो सेकंड पफ है या कश जिसको कहते हैं, वो आपने कुछ सेकंड्स के बाद लेना है। तो ये दूसरी ऑप्शन है। ऑब्वियसली ये उससे कम है नेबुलाइजर से, वो 100% है, तो लेट्स से ये 80%, लेकिन इट इज स्टिल बेटर देन टैबलेट्स एंड सिरप्स। उनसे बाहर कैफ बेहतर है। और इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, वो ये है कि अगर इस इनहेलर को आप एक स्पेसर डिवाइस मिलता है उसके साथ ले लें, वो एक शीशे की बोतल होती है, वो आप माउथ पीस यानी जो उसका मुंह में रखने वाला हिस्सा है उसके साथ वो शीशे की बोतल लगा दें, और शीशे की बोतल का दूसरा सिरा आप मुंह में रख लें। ठीक है। और इसी तरीके से, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि पहले एक्सहेल करें, सांस को बाहर निकालें, और उसके बाद शीशे की बोतल का दूसरा सिरा आपने मुंह में रखा हुआ है और आपने उसको इनहेलर को ऊपर से प्रेस करना है, और शीशे की बोतल में जो दवाई आई हुई है उसको आपने अंदर खींचना है, और फिर उसको रोक के रखना है अंदर कुछ सेकंड के लिए। और उसके बाद उसका फायदा ये होता है कि जो दवाई के जो पार्टिकल्स होते हैं या ज़रात होते हैं, उनकी स्पीड जो है रफ्तार बहुत तेज होती है, बिल्कुल। तो वो शीशे की बोतल उसकी रफ्तार को आहिस्ता कर देती है। उस आहिस्ता करने से होता ये है कि वो दवाई तालू पर नहीं जमती, वो सीधी की सीधी आपके लंग्स में जाती है, तो उसकी एफिकेसी काफी हद तक बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो आपने जो इंस्ट्रूमेंट बताया शीशे का, इसका नाम इसको स्पेसर डिवाइस कहते हैं। तो ये बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि उन ज़रात की जो रफ्तार है उसको कम किया जाए, क्योंकि अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो आधी से ज्यादा दवाई तालू पे जम जाए। ठीक है, तो ये जो स्पेसर डिवाइस है ये इजीली हमें कहीं से भी मिल जाएगी फार्मेसी से। ओके, डन। और इसमें ये होता है कि इसकी बड़ी ही इजी डोजेज है रमजान के हवाले से, कि आप सहरी में इनहेलर ले सकते हैं 2 कश, और अफ्तारी में ले सकते हैं। इसी तरह नेबुलाइजेशन भी आप सहरी में भी कर सकते हैं और अफ्तारी में भी आप जो है वो इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रोजे की हालत में इनहेलर नहीं यूज कर सकते? अब ये तो कोई मुफ्ती ही बता सकता है, मेरा तो ख्याल है कि कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि दवाई ने सांस की नाली में जाना है, और जब इंजेक्शन आप लगा लेते हैं, आपको पता है रोजे में अलाउड होते हैं, तो व्हाई नॉट कि अगर एक बंदे की तबीयत खराब हो रही है और उसका मकसद जो है वो कोई ग़िज़ाइयत लेना नहीं है, और उस दवाई ने डायरेक्टली जाना भी सांस की नालियों में, वो आपके खून में नहीं जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि आप ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसमें ज़ाहिर है कोई हमारे जो मुफ्ती हैं वो बेहतर बता सकते हैं। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सांस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है या सीने में जकड़न बहुत ज़्यादा है,
तो एक लाइफ सेविंग सिचुएशन है, तो अल्लाह माफ़ करने वाला है हमारी गलतियों को। तो मेरे ख्याल में तो मरीज़ को इस सूरत में बिल्कुल देर नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी स्प्रिंग का सीज़न ही हमारे अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पॉलन की वजह से, और अब तो साथ साथ माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक का महीना भी है, तो ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं क्योंकि आप फास्टिंग की हालत में है तो आपको इनहेलर की फिर ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि जब भी आपने बाहर अंदर जाना है। हाँ। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे लगता है कि गंदम की फसल भी तैयार है अब, और शायद उसकी भी कोई कटाई वगैरह होने वाली है। तो ये ज़रा सीज़न जो है ये एज़मा या एलर्जी प्रोन जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए थोड़ा प्रोलॉन्ग होगा, यानी मई जून तक, जब तक कि कटाई ख़त्म नहीं हो जाती। आपके फ़िज़ा में कुछ ज़रात ऐसे रहेंगे कि उनके लिए बहुत तकलीफ दे। और मेरे पास आजकल क्लिनिक में, हॉस्पिटल में बहुत ऐसे मरीज़ आ रहे हैं जिनका सांस का इशू है, खांसी का इशू है, वो बेचारे बात नहीं कर सकते हैं। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उनको यही कहूँगी कि अपने किसी भी करीबी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएं और नेबुलाइज़र अगर हो सके तो घर में रख लें, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत कम रेंज में अवेलेबल होता है और वो इसके लिए बेस्ट है। और दूसरी चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये कि जो सादा पानी की भाप है, ठीक है, वो बहुत बेस्ट है इसके लिए। आपने उसमें कुछ भी नहीं मिलाना, ना विक्स ना कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर तो आपके पास स्टीमर है, जिस तरह वो फेशियल जो करते हैं हम, तो वो बेस्ट है। अगर वो नहीं है तो आप किसी भी बड़ी देगची के अंदर पानी को अच्छे से बॉईल करें और उसमें से जब अच्छी भाप निकलना शुरू हो जाए तो मुंह पर आपने एक कपड़ा लेना है और उन फ्यूम्स को आपने उस वक्त तक लेना है मुंह और नाक से जब तक कि वो खत्म ना हो जाए, ठीक हो गया। और उसके बाद जब वो खत्म भी हो जाए तो कुछ देर तक जो है वो आपने कपड़ा मुंह पे डाले रखना है, क्योंकि वो जो नमी आ जाती है फ्यूम्स के बाद आपके चेहरे पे, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि जो ड्राइनेस हो जाती है खास के आपके गले में और आपकी नाक में और आपकी लंग के जो पैसेजेस हैं उनमें, वो स्टीम उसको मॉइस्ट करती है, उसको नम करती है और उससे आपकी खांसी को बहुत आफाका होता है। तो वो एक बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये तो नेचुरल होम रेमेडी, आपने सिंपल वाटर लेना है, उसको बॉईल करना है और उसकी स्टीम लेनी है, बहुत इफेक्टिव हो रही है। बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त चीज है एंड आई वुड एडवाइज कि ये तो करें ना। अगर आपके पास नेबुलाइजर और इनहेलर नहीं है तो एटलीस्ट ये करें। दिस इज बेस्ट फॉर ड्राई कफ, ये बेहतरीन चीज है खुश्क खांसी के लिए। ठीक है डॉक्टर फराह, इसी के साथ साथ जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको डाइट किस तरह की स्पेसिफिकली रमज़ान में लेनी चाहिए, सहरी और अफ्तारी में, क्योंकि फ्राइड आइटम्स अगर वो लेंगे तो फिर उससे ड्राइनेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक मिथ दूर कर दूँ। अक्सर औकात ना लोग कहते हैं, इवन डॉक्टर्स कुछ कहते हैं और मुझे बड़ी हंसी आती है कि हमने जो है ना वो गंदा तेल खा लिया तो हमें खांसी हो गई, हमारा गला खराब हो गया। खुदा का वास्ता है, फॉर गॉड सेक, मुझे अपने डॉक्टर्स से भी मैं माज़रत के साथ कहूँगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। तेल का इससे कोई इशू नहीं है। गला खराब तेल के इस्तेमाल से या चावलों के इस्तेमाल से गला खराब नहीं होता प्लीज, बिल्कुल नहीं होता। और सेकेंडली ये है कि डाइट का ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेट भर के और फ्राइड चीज़ें खाएंगे तो आपका पेट डिस्टेंड हो जाएगा। जब पेट डिस्टेंड हो जाएगा तो बेचारी छाती जो है उसमें कैसे फैलना है और कैसे सुकड़ना है। जब आप सांस लेते हैं तो आपको पता है, जब आप अंदर सांस लेते हैं तो आपकी छाती बाहर आती है और आप जब बाहर की तरफ सांस लेते हैं तो वो अंदर जाती है। जब आपका इतना बाहर पेट आया हुआ है तो वो छाती जो है उस और पेट के दरमियान में एक कर्टन लगा हुआ है, एक पर्दा है जिसको डायफ्राम कहते हैं। वो बेचारा वो ऊपर नीचे उसने मूव करना होता है। वो जब नीचे मूव करता है तो स्पेस ज्यादा हो जाती है ना छाती में, वो यूं है ऐसे डोम की शक्ल का है, गुंबद की शक्ल का है। जब सांस आप अंदर लेते हैं तो उसने यूं ऐसे नीचे जाना है ताकि छाती के अंदर जो जगह है वो ज्यादा हो सके और हवा अंदर आ सके। और जब आपने सांस बाहर निकालना है तो वो ऊपर जाएगा। तो वो बेचारा नीचे कैसे जाएगा जब आपके मेदे में इतना कुछ होगा। तो जो दमे के मरीज हैं और बल्कि सारे मरीजों के लिए जो है वो, मैं शायद आपके प्रोग्राम में इस तवज्जुह से पहले भी बात हो चुकी होगी, लेकिन मैं ऐड ऑन कर दूं कि सहरी के अंदर बहुत सी ऐसी हेल्दी चॉइसेस हैं जिससे आपका मैदा जो है वो इतना ज़्यादा भरा नहीं रहता और आपको सांस में भी दुश्वारी नहीं होती, आपको तेजाबियत भी नहीं होती और वेट लॉस में भी हेल्प होती है। उसके लिए आप फ्रूट बाउल ले सकते हैं कोई भी। आजकल वाटरमेलन आया हुआ है जो कि आपकी पानी की कमी को पूरा कर रहा है, आपकी भूख को मिटाता है। तो मतलब 2 in 1 है ना, इससे बेहतर चीज ही कोई नहीं है। खरबूजा है, सेब है, उसका एक बाउल आप ले सकते हैं। फिर उबला हुआ अंडा है, उसमें कोई ऑयल नहीं है और बड़ा ही हेल्दी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। योग
फैट तो है लेकिन इट्स ए गुड फैट। ओके। तो एक अच्छी फैट है जो आपके दिल के लिए अच्छी है। यानी आप ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली यही कहा जाता है एग व्हाइट ले लें, आप योग निकाल दें उसमें से। एक पूरा एग आप पूरा ले लें और दूसरा अगर एग आप लेना चाहते हैं तो उसकी योग निकाल दें। बट लेट मी टेल यू कि योग इज ए गुड फैट। ओके। दो फैट्स होती हैं, एक बुरी फैट होती है, एक अच्छी फैट होती है। जो अच्छी फैट होती है वो जर्दी में होती है, वो ये नट्स में होती है, यानी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, और फिश में होती है। तो ये आपको लेनी चाहिए, एक्सेस नहीं लें, लेकिन आप इसको जरूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। तो अंडा उबला हुआ आप ले सकते हैं, फ्रूट बाउल आप ले सकते हैं, योगर्ट, इससे कुछ नहीं होगा खांसी को, प्लीज ये आप मिट निकाल दें। उसकी लस्सी बना के आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, दे आर वेरी वेरी फुलफिलिंग और ये न्यूट्रिशियस भी हैं। बिल्कुल। ये आप अगर लेंगे इससे तेजाबियत भी नहीं होगी, वजन लूज होगा, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी। दमे के मरीजों के लिए बड़ी जेंटल है, क्योंकि पेट आपका जो है वो डिस्टेंड नहीं होगा, आपको सांस लेने में तंगी नहीं होगी। इसी तरह अफ्तारी के अंदर अगेन मैं वही कहूंगी कि अगर आप एक फ्रूट बाउल ले लेते हैं और उसके अंदर आप वेजिटेबल भी मिक्स कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, वेजेस ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स आप ऐड कर लें, आप उसमें चने ऐड कर लें, आप उसमें लोबिया ऐड कर लें, आप उसमें सैलेड जो लीव्स हैं, लेटस जो है वो ऐड कर लें, आप उसमें श्रेडेड चिकन ऐड कर लें। इतनी रेसिपीज हैं। हमारे जो नाजरीन हैं और हमारे जो लाहौरी लोग हैं स्पेशली, आपको पता है वो इतने फूडीज हैं और आपको पता है सैलेड की इतनी वेराइटीज आपको मिल रही होती हैं। सो मेनी ऑप्शंस, आप मिक्स एंड मैच करके एक जबरदस्त किस्म का बोल अपना रेडी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस, कि आपने आज वेजिटेबल खाना है, आज मिक्स्ड खाना है, आज चना चाट खानी है। और आफ्टर दैट आप बजाय फ्राइड चीज लेने के आप डायरेक्टली एक छोटी रोटी along with any सालन जिसमें कि मिर्च कम हो और ऑयल कम हो, why not, you can take it। बिल्कुल। और उसके 1-2 घंटे के बाद जब आपने ये अफ्तारी कर ली है तो आई वुड एडवाइस जितने भी दमे के पेशेंट भी हैं और जितने भी तेजाबियत के मरीज भी हैं जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं कि वो हल्की फुल्की चहलकदमी भी कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप रोजे में, आप रोजे के बाद या बिफोर अफ्तारी अगर जो हमारा आपको पता है मौसम आजकल बड़ा अच्छा है, तो डिहाइड्रेशन के ऐसे चांसेस नहीं है, असर के बाद आप बड़े अच्छे से अपनी चहलकदमी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर फिर वॉक करते हुए क्या मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मास्क लगा के हमें फिर सांस में दुश्वारी हो जाती है। इसमें अगर लगा लें तो वो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं लगाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि जो बंदा जो है उसको पहले ही डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, मैं उसको ये कहूँ कि वो मास्क लगा ले, तो आई डोंट थिंक सो कि वो मास्क लगाए, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि किस चीज में ज्यादा बेनिफिट है और रिस्क किस में है। तो हमने ये देखना है कि वो अगर चहलकदमी करता है तो इट इज गुड, क्योंकि वेट रिडक्शन जो है ना वो सबकी बैकबोन है। चाहे वो एस्थमा का पेशेंट है, चाहे वो हार्ट का पेशेंट है, चाहे वो शुगर का पेशेंट है, चाहे उसका यूरिक एसिड लेवल ज्यादा है, तो चहलकदमी तो बहरहाल बहुत जरूरी है। ठीक है। अब अगर उससे मास्क लगा के नहीं हो रही है तो उसको फोर्स नहीं करें। ठीक है डॉक्टर, फिर आप मुझे ये बताएं स्मोकिंग कितनी हार्मफुल हो सकती है अस्थमा के पेशेंट्स ये तो मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि स्मोकिंग के अंदर तो सारी ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसने आपकी जो सांस की नालियां उसको इरिटेट करना है, और जब वो इरिटेट होंगी तो वो एक दिफाई निजाम के तौर पे वो सुकड़ जाएंगी कि उस इरिटेंट को आगे फेफड़ों में नहीं लेके जाने देना, ये अल्लाह की एक रहमत है कि नहीं जाने देना। ठीक है, तो वो सुकड़ जाएंगी, रतूबतें ज्यादा सिक्रीट होंगी, खांसी आएगी, ताकि उसको बाहर निकाला जाए। तो वो तो दमा एग्रीवेट होगा, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो जितने भी स्मोकर भाई हैं या आजकल तो बहनें भी हैं, उनसे मेरी यही दरखास्त है कि वो कोशिश करें कि इसको कम करें। रोजे में तो बड़ा गोल्डन चांस होता है कि आप स्मोकिंग को कम कर सकते हैं, और इसके लिए अब तो बहुत जदीद चीजें आ गई हैं, निकोटीन च्युइंगम्स आ गई हैं, उससे आप अपनी जो क्रेविंग होती है, एक जिसे कहते हैं नशा सा आता है, उसको आप दूर कर सकते हैं। फिर निकोटीन पैचेस मिलते हैं, वो आप लगा सकते हैं अपने जिस्म के किसी भी हिस्से पे, उससे आहिस्ता आहिस्ता निकोटीन रिलीज होती रहती है, जिससे जो आपको नशा या जिसे कहते हैं ना हुड़का उठना कि मैंने ये लेना है, वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो आपकी नई वेप्स आ गए हैं और डिफरेंट फ्लेवर्स में इतनी मजेदार किस्म की खुशबुएं आ रही होती हैं, पाइनएप्पल फ्लेवर है जी, ब्लूबेरी फ्लेवर है,
और मैंगो फ्लेवर है, तो वो उसमें काफी हद तक जो है वो निकोटीन की मिकदार काफी कम होती है एज कम्पेयर टू योर रूटीन सिगरेट। और सबसे बढ़ के ये कि अब तो सिगरेट्स उन्होंने महंगी भी बहुत कर दी। बिल्कुल तो महंगी कर दी, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर फरहा मुझे ये बताएं कि ये जो हम बात कर रहे थे, आपने निकोटीन च्युइंगम्स की बात की और उसी के साथ साथ आपने वेप्स की बात की, तो अब ये भी कन्फ्यूजन है कि क्या चीज़ ज़्यादा हार्मफुल है। ऑब्वियसली हार्मफुल तो दोनों है, लेकिन ज़्यादा सिगरेट हार्मफुल है हमारे लिए या वेप्स हार्मफुल है? सिगरेट में ऑब्वियसली इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और जितनी भी हार्मफुल चीज़ें जिसमें एक निकोटीन होती है, इसके अलावा टार होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये सारे जो हैं ये एक तो दमा तो करते ही करते हैं, दूसरा ये कैंसर कर देते हैं। और वो कैंसर जो है वो सिर्फ फेफड़ों का नहीं होता, वो मुंह का कैंसर होता है, वो मसाने का कैंसर होता है, मतलब कौन सा ऐसा कैंसर है जो स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। तो वेप जो होता है उसमें ये तमाम चीज़ों की जो मिकदार है वो काफ़ी हद तक कम होती है। तो हमेशा ये चीज़ तरीका होता है कि अगर आपने किसी चीज़ से किसी इंसान को छुड़ाना है तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आप छुड़ाते हैं। एकदम से छोड़ना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक्सेप्शंस होती होंगी, छोड़ देते होंगे, लेकिन मैं तो मेजॉरिटी लोगों की बात कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता या ग्रेजुअली वेप एक काफ़ी अच्छा तरीका है जो जिससे आप छुड़ा सकते हैं मरीज को। और उसमें वेप अगर नहीं लेना चाहते तो गम्स और पैचेस हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त। डॉक्टर फरहा, जितने भी हमारे यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं उनको रमज़ान में किस तरह से अपनी रूटीन फिर लेकर चलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई भी होने के चांसेस होते हैं इसमें? अच्छा, ज़्यादातर जो हमारे मरीज़ हैं ना उनमें यूरिक एसिड का वो टेस्ट करवाते हैं और वो हाई आता है, लेकिन उनको कोई अलामात नहीं होती। बिल्कुल। तो ऐसे यूरिक एसिड को कुछ नहीं करना। ठीक है। ऐसा यूरिक एसिड आम तौर पे मैं ये नहीं बात कर रही कि हर केस में, आम तौर पे मोटापे की वजह से होता है। एक सिंड्रोम होता है, हम अपनी इस्तेलाह में उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। वो उन लोगों में होता है जिनको मोटापा होता है। मोटापे के साथ साथ जो है उनका जो चिकनाई का लेवल होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल लेवल कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल, वो ज्यादा होता है। तीसरे नंबर पे उनका यूरिक एसिड लेवल ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें इकट्ठी मोटे लोगों में पाई जाती हैं, मोटापे के साथ जिनमें चर्बी का मिकदार ज्यादा होती है और यूरिक एसिड ज्यादा होता है। ये तीन चीजों का एक इकट्ठा कॉम्बिनेशन होता है, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। तो वो यूरिक एसिड जो कोई अलामात नहीं पैदा कर रहा। अलामात क्या होती हैं? इसमें बड़ी शदीद दर्द होती है, स्पेशली आपका जो पैर का बड़ा अंगूठा होता है उसमें शदीद दर्द होती है, उसे गंठिया कहते हैं। ठीक है। गाउट या गंठिया कहते हैं। उसमें तो आपने ट्रीटमेंट करना है, उसमें तो आपने उसकी दवाई लेनी है, कुछ ग़िज़ाओं की एहतियात करनी है, ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन हमारे जो मरीज होते हैं ना, वो इस चीज़ को एक इशू बना के बैठ जाते हैं कि अलामात कोई नहीं है, यूरिक एसिड का टेस्ट कराया और वो ज़्यादा आ गया। तो उसमें कुछ नहीं करना, वो मोस्ट लाइकली आपके मोटापे से है। और आपने डाइट, हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट का मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, और हेल्दी लाइफस्टाइल ये है कि कम से कम हफ्ते में 5 दिन आप जरूर चहलकदमी करें। 15 मिनट कर लें, उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के 20 मिनट पे ले जाएं, 30 मिनट पे ले जाएं, लेकिन जरूर करें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी बैठे रहना और लेटे रहना, या ऑफिस वर्क्स में हमारे जितने भी लोग हैं जो लैपटॉप पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, ये मैं इसको समझती हूँ कि ये एक जहर है हमारे लिए। तो इसको आप जो है ना ऑफिस वर्क के बाद या उससे पहले आप जरूर चहलकदमी को अपनी रूटीन बनाएं। और हेल्दी डाइट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्रोटीन डाइट जिसमें अंडा आ जाता है, मछली आ जाती है, हैंडफुल ऑफ नट्स, ज्यादा नहीं, ये नहीं कि आप खाते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का हाथ बड़ा है तो प्लीज वो आधा कर दे। कुछ लोगों के हाथ बड़े होते हैं तो वो ऐसे करके पकड़ के तो उसको खाएंगे, तो वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। वो हाथ बड़े वाले जो लोग हैं उनको कहें कि वो आधा उसको कर दें। तो ये आप करें तो इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल जी, हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना ले। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरहा फॉर गिविंग अस योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। व्यूअर्स, इसी के साथ साथ रोज़ा और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।